चिराग पासवान क्या विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अगर लड़ेंगे तो इसके मायने क्या हैं? नीतीश कुमार को चोट पहुंचाई जा रही है या तेजस्वी यादव के सामने युवा चेहरा तैनात करने का प्रयास है और किसकी रजामंदी है, इसको लेकर इसी पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं बिहार की बात। सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखा देते हैं जो कि चिराग पासवान के जीजा और जमुई से सांसद अरुण भारती का है, जिनके बयान के बाद ही ये चर्चा शुरू हुई। चिराग पासवान जी ने हमेशा बिहार को बनाया है, बिहार के विकास को बनाया है। ऐसे में अगर पार्टी का आदेश होगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान बिहार विधानसभा का? जी बिल्कुल, पार्टी आदेश करेगी, पार्टी के कार्यकर्ता आदेश करेंगे। बिहार की जनता उनको चाहती ही है और उन्होंने बिहार के विकास को ही अपनी पूरी की पूरी राजनीति की धुरी बनाई है। इसलिए मुझे लगता है कि पार्टी आदेश करेगी तो वो बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री के दावेदार भी होंगे? देखिए, ये गठबंधन के में बड़े नेता हैं, वो तय करेंगे। ये हम जैसे जो ज़मीन पे काम करने वाले लोग हैं वो तय नहीं करेंगे, गठबंधन के बड़े नेता तय करेंगे। गठबंधन के अंदर ये सारी बातें तय होने वाली है। कभी कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार जो है तो जो भी होगा गठबंधन के अंदर तय होगा। आपके पार्टी के लोग क्या चाहते हैं चिराग पासवान? देखिए, मैं कार्यकर्ता होने के तौर पर और हमारी पार्टी के जितने भी लोग हैं, सभी की ये आकांक्षा है कि चिराग पासवान जी बिहार में बड़ी जिम्मेदारी संभालें। लेकिन चूँकि हम गठबंधन में हैं, हमारी मर्यादाएं हैं, हमारी सीमाएं हैं, हम लोग इस सीमा से बंधे हुए हैं। लेकिन एक बिहार प्रभारी होने के तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं की क्या आकांक्षाएं हैं, जहाँ जहाँ भी मैं जिस ज़िले में, जिस प्रखंड में, जिस पंचायत, गांव, गली, मोहल्ले, नुक्कड़ में गया हूं, सभी लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान जी बिहार में आकर के बिहार में बड़ी जिम्मेदारी संभालें। लेकिन ये सिर्फ मेरी और मेरे कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा है, ये उनकी आकांक्षा है। ये बातें सारी गठबंधन के अंदर तय होंगी, उसके बाद ही कोई अंतिम फैसला होगा। तो ये थे चिराग पासवान के जीजा और सांसद अरुण भारती, जिन्होंने खुद की इच्छा जताई कि वो चाहते हैं चिराग पासवान बिहार हैं, उनके कार्यकर्ता चाहते हैं, बिहार की जनता चाहती है। पर अंतिम फैसला गठबंधन तय करे। गठबंधन यानी कि एनडीए, जिसमें कि बीजेपी और जेडीयू मुख्य तौर पर बड़ी पार्टियां हैं। तो कई सवाल उठेंगे जाहिर तौर पर। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, सांसद हैं, तो वो बिहार आएंगे और जैसा कि उनके जीजा कह रहे थे कि बड़ी जिम्मेदारी, तो बड़ी जिम्मेदारी क्या है, क्या इसके मायने मुख्यमंत्री के तौर पर निकाले जाएं, इसी पर चर्चा बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संतोष कुमार जी, इंदुकान दीक्षित जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं दोनों लोग, मृत्युंजय शर्मा जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तो जैसा कि इंदुकान जी और मृत्युंजय जी, आप लोगों ने देखा, समझा कि भाई चिराग पासवान की बिहार में एंट्री हो सकती है, ऐसा लग रहा है उनके जीजा के बयान के बाद। सबसे पहले तो ये एंट्री होगी तो किस तरह की खलबली मचेगी बिहार में, और जो उन्होंने कहा कि गठबंधन तय करेगा, तो गठबंधन में दो मुख्य पार्टियां हैं, एक तो जेडीयू है, एक बीजेपी। क्या वो वाकई कॉल ले पाएंगे कि चिराग को लड़ना चाहिए बिहार में विधानसभा चुनाव? मृत्युंजय जी। सौरभ जी, मुझे लगता है दो स्तर पे मैं इसको देखता हूँ। एक तो चिराग पासवान से जब ये खुद पूछा गया था 2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि इस बार तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन 2030 से पहले मैं बिहार लौट आऊंगा। उनका ये बयान था। लेकिन अभी उनके जो जीजा है, उनका बयान कुछ और आ रहा है, और कुछ और जो उनके नेतागण हैं पार्टी के, वो भी कुछ और बयान दे रहे हैं। अगर ये संभावना मान के भी चलते हैं कि चिराग पासवान बिहार आके चुनाव लड़ते हैं, मुझे लगता है इससे चुनावी जो रिजल्ट होगा उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सौरभ जी। हो सकता है थोड़ी देर के लिए कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हो जाए कि उनके नेता आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप बहुत एनालिटिकली देखिएगा किसी भी पार्टी में, तो जो सबसे उसका मुख्य फेस होता है, मेन चेहरा होता है, उसके सामने हमेशा एक दुविधा होती है कि वो खुद चुनाव लड़े एक सीट से और वहां पे जीतने के लिए अपना समय जाया करे, या फिर पूरे राज्य में घूम घूम कर कैंपेनिंग करने करके अपने कैंडिडेट्स को ज्यादा ज्यादा से ज्यादा जिताने का प्रयास करें। अब देखिए, बहुत सारे बार नेताओं ने ये कॉल लिया। आप नीतीश कुमार जी का ही एग्जाम्पल देख लीजिए। 2005 के बाद से उन्होंने चुनाव लड़ना छोड़ दिया और शुरुआती उनका लॉजिक यही था कि मैं कैंपेन ज्यादा करना चाहूंगा अपनी सीट पे कंसंट्रेट करने के बजाय। तो अभी भी अगर चिराग पासवान चुनाव नहीं भी लड़ते हैं तो फिर भी वो पूरे बिहार के चुनाव में सक्रिय तो रहेंगे।
अपनी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा रहेंगे, स्टार कैंपेनर रहेंगे। जितनी सीटें से उनको कैंडिडेट्स लड़ेंगे, उन्हें जिताने का भरसक प्रयास करेंगे। मुझे लगता है अगर वो एक सीट चुन के लड़ने जाते हैं तो उनका काफी समय उस सीट पर कैंपेन करने में, जीतने में जाएगा। क्योंकि जब आप किसी सीट से चुनाव लड़ने का की आप घोषणा कर देते हैं, तब तो आपकी पूरी इज्जत दांव पे लग जाती है। उस सीट से अगर आप हार गए तो एक करियर का सवाल आ जाता है कि कहीं करियर ही ना खत्म हो जाए। तो उस पे तो किसी हाल में जीतना ही होता है। तो मेरे ख्याल से बहुत डिस्पैशनेटली अगर देखेंगे तो फाइनल रिजल्ट्स की तरफ आप मूव करें तो वो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि जो नैरेटिव है, कार्यकर्ताओं के बीच नैरेटिव, आम जनता के बीच नैरेटिव, ये बनाना कि चिराग पासवान अब एक एक्टिव रोल प्ले करेंगे बिहार पॉलिटिक्स में, और हो सकता है वो एक नेतृत्व करने का चेहरा हो, वो एक चाहत आ रही हो कि बिहार का नेतृत्व करें, वो नैरेटिव को बल मिलने लगेगा। लेकिन उसमें मैं सिर्फ इसे नैरेटिव तक ही सीमित रखूंगा सौरभ जी। मुझे नहीं लगता कि अभी वो मौका आया है, अभी वो जगह आई है जिसमें किसी भी कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना के देखें तो सत्ता और मुख्यमंत्री पद का जो पद है वो चिराग पासवान के हाथ में जा सकता है। ये कम से कम 99% तो यही बोल सकते हैं, 1% तो संभावनाओं की चीज है। तो मेरा ये मोटा मोटा आकलन है पूरे सिचुएशन का। जी, इंदुकान जी, आप कैसे देख रहे हैं? चिराग पासवान को लेकर चर्चा तो बनी ही रहती है, जैसा कि मृत्युंजय जी कह रहे थे कि भाई पहले चर्चा थी कि 2030 के पहले लॉन्चिंग होगी या 2030 दिमाग में चल रहा है, मगर अब तो 2025 में ही देखिए उनके जीजा ने ही डिमांड उठा दी है। गठबंधन तैयार होगा इसके लिए? नमस्कार सौरभ जी, जी मृत्युंजय जी नमस्कार। को भी मेरा नमस्कार। देखिए, बड़ी बात क्या है कि चिराग की लीडरशिप क्वालिटी से सभी वाकिफ हैं। चिराग ने जिस तरह से अपने पिता के न रहने में भी संघर्ष कर करके अपने को रिबिल्ड किया, सभी जानते हैं। और चिराग ने एक मोदी सरकार के साथ जुड़ने के बाद लगातार एक स्टैंड रखा है कि वो हम उनके राम हैं और वो उनके हनुमान हैं। तो ये बहुत कुछ चीजें बयां करती हैं, और मोदी ने भी कभी उसको इनकार नहीं किया है पब्लिक डोमेन में। और दिल से वो चिराग को चाहते भी हैं, और उन्होंने चिराग का गाहे बगाहे अपने हिसाब से अपनी पार्टी के लिए बिहार में खास तौर से उपयोग भी किया है। आपको याद होगा पिछले चुनाव में उन्होंने किस तरह से नीतीश को कमजोर करने के लिए चिराग का सदुपयोग किया। तो और उसके बाद आप देखिए, उनके चाचा को उन्होंने अपनी सरकार में शामिल किया जो कि उनके पास सांसद थे। लेकिन चिराग के साथ अंदरूनी संबंध बीजेपी और टॉप लीडरशिप की रही। शायद चिराग के मन में और उनकी पार्टी के मन में ये होगा कि बिहार में बीजेपी को लगातार अपने एक सिंगुलर लीडरशिप को लेकर के संशय की स्थिति रही है पिछले कई दशकों से। हालांकि सुशील मोदी आए और आज की डेट में दो दो उप मुख्यमंत्री और तमाम चीजें आती जाती रही, लेकिन किसी एक पर उन्होंने नजर नहीं जमाई केंद्रीय नेतृत्व ने कि हाँ, इसको हम मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो चिराग कहीं ना कहीं और उनकी पार्टी इसमें भी अपने लिए संभावनाएं तलाश रहे होंगे। और एक बात मैं मृत्युंजय से थोड़ा इतर समझता हूँ जी कि देखिए, जो पार्टी का ग्लैमरस लीडर होता है, जिस लीडर के पीछे लोगों की मास फॉलोइंग होती है, वो अगर चुनाव के मैदान में उतरता है किसी ऐसी सीट से जिस पे लगभग उसकी जीत सुनिश्चित हो, तो कई बार उसको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है और उसका लाभ पूरी पार्टी को और गठबंधन को भी मिलता है। इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, हालांकि ये बिल्कुल शब्दों में शब्दशः और व्यक्तिगत व्यक्तित्व के रूप में आप सीधे मत सामने समझिएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने वाराणसी से चुनाव लड़ने का फैसला किया 2014 में। आपको याद होगा कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी वहां पे सिटिंग सांसद थे बीजेपी के। उनका एक आंतरिक प्रतिरोध भी था, उन्होंने कई बयान भी दे दिए थे, मोदी यहाँ से कब लड़ने जा रहे हैं, यहाँ का सांसद मैं हूँ। इस तरह के बयान आए थे। अल्टीमेटली चीजें चेंज हुई, उन्हें फोर्स किया गया और वो कानपुर से गए लड़ने के लिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के रूप में, कैंडिडेट के रूप में जब नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चुनाव लड़ा, उसका पूरे उत्तर प्रदेश में प्रभाव पड़ा। और मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ सौरभ जी। मैं आपको बताऊं कि वाराणसी में कैंपेन के लिए मोदी ने बहुत परिश्रम नहीं किया। उनकी ऐसी वहां पे छाप थी और ऐसी स्थितियां थी कि उनका लाभ भी पार्टी को मिला। ठीक है, सेफ साइड के लिए उन्होंने गांधीनगर से भी चुनाव लड़ा, लेकिन अब जब उन्होंने वहां से अपना नामांकन किया और जिसके कारण वहां पे एक जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ा पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में, हिंदी बेल्ट में, पूरे पे समूचे उत्तर भारत में उसका प्रभाव पड़ा। और उसके मुकाबले वो वाराणसी में कैंपेनिंग के लिए बहुत ज्यादा मैदान में नहीं उतरे। तो अगर इस ढंग की कोई सीट सुरक्षित मिलती है चिराग को,
और चिराग वहां से अगर आजमाना चाहें, बेसिकली वो बेशक तौर पे वो चूंकि सांसद हैं और केंद्र में भी हैं, तो ऐसे में वो चुनाव लड़ करके वो सीट खाली भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो आ जाएं वहां पे। और अगर लगता है कि ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि बिहार में एक कोई बड़ी जिम्मेदारी लेकर के बेशक एक इम्पोर्टेंट मंत्री के तौर पर किसी रूप में अपनी राजनीतिक गोटी, अगर उन्हें मोदी का और अमित शाह का इस जंग का कोई बैकिंग मिलता है कि हाँ तुम यहाँ पे आ जाओ और चीजों को संभालो, हम 2030 में देख सकते हैं एक बड़ी राजनीति के तौर पे भी कहीं उस पार्टी का एमलगमेशन हो जाए बीजेपी के साथ, उन्हें लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए, क्योंकि लीडरशिप की बहुत सारी खूबियां उनके में है और राजनीतिक चीजों के आकलन करने की भी चीजें उनके पिता से उनको मिली हैं और बहुत अच्छा आकलन करते हैं, आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। लेकिन ये सारी चीजें इन इफ्स एंड बट्स, क्योंकि जैसा कहा मृत्युंजय जी ने, जो कहते हैं हॉर्सेस माउथ से स्वयं चिराग ने इस बात से इनकार किया हुआ था। अब इस ढंग की चीजें चलती हैं, आपने देखा किस तरह से अश्विनी चौबे ने उप मुख्य प्रधानमंत्री बनाने की बात उठा दी नीतीश जी। कुमार के लिए। तो ये दांव पेच खेल के चलते रहते हैं और कई बार पब्लिक का इस पर रिएक्शन, नेताओं का रिएक्शन, गठबंधन का रिएक्शन देख करके आगे कदम बढ़ाने के लिए भी ये दांव चले जाते हैं। जी बिल्कुल, दांव तो चल दिया गया है, डायरेक्टली नहीं चला है, इनडायरेक्टली चला है। संतोष जी हमारे साथ जुड़ गए। संतोष जी नमस्कार। चिराग पासवान की चर्चा तो आप तक भी पहुंची गई होगी, चर्चा तो लंबे समय से चल भी रही थी कि अब क्योंकि उनके जीजा जी ने बोल दिया है भाई, तो अब चर्चा को और सीरियस गंभीर तौर पर लिया जा रहा है। उन्होंने कह दिया है बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलनी चाहिए, पर गठबंधन के हाथ में गेंद पाले में डाल भी दी है। गठबंधन तैयार होगा इनके लिए, चिराग लड़े बिहार में? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार को छोड़कर अभी चिराग को आगे करेगा। हाँ, इनडायरेक्ट रूप से जरूर आगे कर सकता है, लेकिन नीतीश जी जब तक है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले नहीं। जी। नीतीश जी, आप देख रहे होंगे जदयू कार्यालय में 25 से 30 फिर से नीतीश बोर्ड लगा हुआ है। निशांत जी का बैनर में फोटो आ गया है, निशांत जी बोल रहे हैं कि 25 से 30 हमारे पिता ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। तो जनता दल यू और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से समझौता नहीं कर सकता। और नीतीश कुमार को अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं प्रोजेक्ट करेगी तो फिर वो लालू के पास चले जाएंगे, किसी के पास जा सकते हैं। मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए नीतीश जी किधर भी जा सकते हैं। जहां तक चिराग पासवान की बात है, तो चिराग पासवान लोकसभा चुनाव में अपना चुनाव जीतने के लिए वो एनडीए के साथ रहते हैं, और विधानसभा चुनाव में तो उन्हें चुनाव जीतना नहीं है, पार्टी संगठन का विस्तार करना है। जितना ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे उतना संगठन का विस्तार होगा। तो इसलिए और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पीछे से चिराग पासवान को सपोर्ट करती है, तभी चिराग पासवान 20 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट पे ही चिराग पासवान ने कैंडिडेट खड़ा किया, और जिसके कारण जनता दल 40 सीटों पर आ गई। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट नहीं रहता तो राघोपुर, जहां से तेजस्वी चुनाव लड़ रहे थे, वहां भी चिराग पासवान ने ये सतीश कुमार के खिलाफ और तेजस्वी यादव के खिलाफ कैंडिडेट दे दिया। वहां पर एनडीए कैंडिडेट की हार, भाजपा उम्मीदवार थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राजनीति में सह और मात का खेल चलते रहता है। और चिराग पासवान, मैंने पहले भी कहा था 3-4 महीना पहले भी, कि लोग जैसे ही विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगी चिराग पासवान अपना रंग दिखाएंगे, और मुझे लगता है कि चिराग पासवान फिर से वही खेला करेंगे जो 2020 में किए थे, फिर से वो कैंडिडेट देंगे। अगर वो कैंडिडेट देते हैं तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। चिराग पासवान अगर पूरे बिहार में अकेले चुनाव लड़ जाते हैं या प्रशांत किशोर के साथ मिलकर चुनाव लड़ जाते हैं, तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएंगे। जी, दबाव बनाने की कोशिश है क्या थोड़ा सा चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से? जी, निश्चित तौर पर। पिछले चुनाव में ले लीजिए, तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी बने क्या? क्यों? क्योंकि जदयू कैंडिडेट के खिलाफ उन्होंने कैंडिडेट दे दिया, जहां जहां जदयू हारा वहां आरजेडी जीता। तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं अपना, अब आगे आने वाले दिनों में देखा जाए तो 3 नेता, रामविलास पासवान के पुत्र, लालू प्रसाद के पुत्र और नीतीश कुमार के पुत्र, आने वाले दिनों में इन तीनों नेताओं के बीच बिहार में मुख्यमंत्री की जंग चलते रहेगी। आने वाले दिनों में यही तीनों के बीच राजनीतिक जंग चलेगी। और बीजेपी से कोई नहीं होगा, सम्राट चौधरी दावेदार रहते हैं। देखिए, सम्राट चौधरी दावेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी की आप पूरे ऑल इंडिया का आप ले लीजिए, जिस व्यक्ति का नाम मुख्यमंत्री पद में पहले आ गया, कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बनता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाती है। पिछले चुनाव में नित्यानंद राय का आ गया था, इस बार पहले से सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है।
आप हरियाणा का उदाहरण ले लीजिए, दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, यूपी का ले लीजिए, मध्य प्रदेश का ले लीजिए, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी, चाहे झारखंड का ले लीजिए, एकदम नया चेहरा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता उसको मुख्यमंत्री बनाती है। और इसलिए सम्राट चौधरी भले अपना नाम अभी हो रहा है, नेता के रूप में वो एस्टेब्लिश हो रहे हैं, हो चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें भी नहीं बनाएगी मुख्यमंत्री। पहले जिसका नाम चल गया उसे भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नहीं बनाती है। तो बिहार की राजनीति इन्हीं तीनों नेताओं लालू, नीतीश और पासवान के पुत्रों के इर्द गिर्द घूमते रहेगी। और चिराग पासवान मुझे लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में फिर इस बार खेला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के सह पर ही जो भी खेला करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सह पर, क्योंकि केंद्र में मंत्री पद वो छोड़ कर आएंगे, इतनी आसानी से वो मंत्री पद भी नहीं छोड़ेंगे मुख्यमंत्री, जब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिल जाता है। हाँ, अगर नया गठबंधन बनाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा, प्रशांत किशोर और भी कई छोटी छोटी पार्टियों को लेकर के चलते हैं, तो एक तीसरा मोर्चा बनाते हैं, तो त्रिकोणात्मक संघर्ष हो सकता है बिहार में। लेकिन त्रिकोणात्मक संघर्ष जहां भी होगा तो उसका फायदा निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार की पब्लिक ऊब चुकी है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर चर्चा हो रही है, तो इस बात को लेकर मुझे लगता है कि उसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। लेकिन अगर एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ती है, चिराग पासवान एनडीए में रहते हैं, तो एनडीए गठबंधन मुझे लगता है 150 से 200 सीट आराम से जीतेगी। गठबंधन जो मजबूत होगा उसको सफलता मिलेगी निश्चित तौर पर। आप बिल्कुल, आपने तो त्रिकोणीय संघर्ष और एक नए गठबंधन की बात भी कह दी, जो कि फिलहाल अभी नजर नहीं आता, पर हाँ बिहार में संभावनाओं से इनकार भी किया नहीं जा सकता। अब बात कर लेते हैं भाई कि अगर ये फैसला होता है तो इसका असर क्या होगा। अगर चिराग वाकई मैदान में आते हैं, भी गठबंधन के पाले में गेंद डाल दी गई है पार्टी की तरफ से, तो क्या ये नीतीश कुमार को बैलेंस करने की कोशिश होगी, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके राजनीतिक फैसलों को लेकर तमाम चर्चाएं बिहार में होने लगी हैं। तेजस्वी यादव के लगातार निशाने पर नीतीश कुमार रहते भी हैं, तो चिराग को प्रमोट करके क्या एक तो नीतीश कुमार पर दबाव बनाने का बीजेपी की तरफ से प्रयास रहेगा, साथ ही जनता में संदेश देने का प्रयास रहेगा कि एक लीडर के तौर पर एक पैन बिहार जिनकी दखल रहता है, वैसे चिराग पासवान को मैदान में उतारेंगे। और दूसरा तेजस्वी यादव के खिलाफ कि भाई एक युवा नेतृत्व, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे दलित वोट बैंक में सेंध लगाई जाए, तो क्या ये दो चीजें हो सकती हैं? मृत्युंजय जी, दोनों फैक्टर से बताइए। मुझे लगता है सौरभ जी, पहला वैसे तो राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान अलग जाके चुनाव लड़ेंगे इस बार। देखिए, पिछली बार जो भी समीकरण बना था और उन्होंने एक तरह से ठान लिया था कि मुझे बदला लेना है, उस प्रतिशोध की आग में उन्होंने वो चुनाव लड़े और फाइनली ठीक है, ये मैं ये मानता हूँ। और इनफैक्ट उनकी एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वो साथ में लड़ते तो एनडीए 38 सीट और जीत सकती थी 2020 के असेंबली इलेक्शंस में। तो उन्होंने हराने में तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बट अब ये भी देखिए वो खुद भी हारे, सिर्फ एक सीट पे जीत के आए। तो किसी भी पार्टी के लिए ये बहुत एक तरह से बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है जिसमें वो एक सीट जीत के आ रही है। इस बार मुझे नहीं लगता है कि वो इस प्रकार का कोई भी स्टेप लेंगे जिसमें किसी को हराने के लिए वो, या सिर्फ ना वोट प्रतिशत दिखाने के लिए और सीटें ना, इस प्रकार का कोई कॉम्बिनेशन बनाएंगे। थर्ड फ्रंट जो है उस पर अभी मैं नहीं जा रहा हूं। अभी तक जो मुझे मोटा मोटी लगता है कि वो एनडीए के अंदर इंटैक्ट रहेंगे, क्योंकि केंद्र में भी एक मोटा मोटी ठीक ट्यूनिंग है उनकी एनडीए के साथ, केंद्र में मंत्री भी हैं। और बीच में आपने देखा होगा कि जब पार्टी में स्प्लिट भी हुई इनके और इनके चाचा के बीच, तो बीजेपी ने इनको कोऑप्ट किया रादर देन इनके चाचा के, जबकि ज्यादा सांसद उधर चले गए थे इनफैक्ट। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अभी तक ये कॉम्बिनेशन इंटैक्ट है। इनको प्रोजेक्ट करने की जहां तक बात आती है, मैं फिर से वही कह रहा हूं कि अगर आप वरीयता सूची भी देखेंगे, अगर आप बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना के भी देखना शुरू करें कि ऐसा क्या होगा कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो मुझे वो बहुत बाद का कंडीशन दिखता है। नीतीश कुमार बनेंगे ही बनेंगे, इसमें सबको करीब करीब एकमत है सब लोग। वो नहीं बनते हैं तो जदयू से कोई ना बने, उसके बाद बीजेपी से कोई ना बने, तब जाके फिर इनका नंबर आता है। तो वो कंडीशन मुझे अभी बहुत दूर तक दिखती है। मुझे जो लगता है इनका रोल होने जा रहा है पूरे बिहार के इलेक्शन में, एक तो जो इनका खुद का वोट बैंक है और इनकी पार्टी का वोट बैंक है, उनको ये इंटैक्ट रख पाए, उसका वोट ट्रांसफर करा पाएंगे एनडीए में। सबसे पहला इनका रोल मेरे ख्याल से ये होने जा रहा है। जो पिछली बार नुकसान हुआ उन 38 सीटों पर जिस पर एनडीए और ला सकती थी और जीत सकती थी, वो नुकसान ना हो, वो दूसरा रोल है। तीसरा मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रोजेक्ट करने की कोशिश है कि तेजस्वी बनाम नीतीश ना किया जाए, नीतीश को अभी भी वो हायर पेडेस्टल पे रखा जाए, वो सीनियोरिटी में रखा जाए, और एक युवा चेहरे को, चिराग पासवान पे एक युवा चेहरे को तेजस्वी के अगेंस्ट पिट कर दिया जाए,
कि पहले आप इससे ही निपट के देख लो। तो जब आम जनता उस बैटल को चिराग पासवान के अगेंस्ट अगर देखने लगे तेजस्वी यादव को, तो बेसिकली कद छोटा कर देते हैं जो विपक्ष के नेता है उनका, और उस सेंस में नीतीश एक बड़े कद के नेता हो जाते हैं। मेरे ख्याल से उस सेंस में एक प्रकार से उस वो जो गैप है उसमें चिराग पासवान को फिट करने की कोशिश की जाएगी कि तेजस्वी के अगेंस्ट एक युवा चेहरे के रूप में पूरे बिहार में फिट किया जाएगा और कहा जाएगा कि आप देखिए दोनों में कितना ज्यादा अंतर है। दोनों राजनीतिक परिवार से आते हैं लेकिन दोनों की समझ पढ़ाई लिखाई और इन चीजों में कितना ज्यादा अंतर है। दूसरा, बीजेपी का बहुत कोर वोट बैंक जो नहीं है, उस वोट बैंक को केटर करते हैं चिराग पासवान। तो वो भी एक एडवांटेज हो जाता है कि चिराग पासवान जब आगे बढ़ते हैं और जब तेजस्वी के अगेंस्ट वो पिच होते हैं, तो एक नेचुरल एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि चिराग पासवान खुद दलित समाज से आते हैं। तो और कह सकते हैं कि मैं उस समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं जिसकी आप बात करते हैं, तो आइए मुझसे बात कीजिए। तो अभी के स्टेज में मुझे यही रोल लग रहा है चिराग पासवान में। मैं फिर से कह रहा हूँ, पार्टी में वो जोश आ सकती है उनके आने से, उनके चुनाव लड़ने से प्रभाव भी पड़ेगा, मैं मानता हूं, लेकिन कॉम्बिनेशन बनता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है जिसमें चिराग किसी भी प्रकार से अभी राज्य की राजनीति में आकर एक पद लेकर वहां पे सक्रिय होने जा रहे हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है ये नैरेटिव और सिमेंटिक्स का खेल ज्यादा है अभी तक। जी इंदुकान जी, जैसा कि मृत्युंजय जी कह रहे हैं उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आपकी जी? चिराग पासवान की एंट्री अभी उतना बड़े स्केल पर प्रभाव नहीं डालेगी। जो मेरा सवाल था इससे पहले वो यही था कि भाई नीतीश कुमार पर ज़्यादा इफेक्ट होगा उनकी बिहार में मैदान में उतरने पर, या फिर तेजस्वी यादव के सामने वो युवा चेहरे के तौर पर स्टैब्लिश होंगे? नहीं, थोड़ी सी बात मृत्युंजय जी जो कहे उन्होंने ठीक कहा, शायद आपके शब्दों से थोड़ा फर्क लग रहा है। उन्होंने कहा कि वो आएंगे तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आने की संभावना कम है जहां तक मैं समझा, और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। उनके इस बार के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने की संभावना बहुत कम है आज की डेट में। वैसे समय तो जब बदलता है तो राजनीति में घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलते हैं, लेकिन आज की मगर जिस तरीके से डिमांड आई है उनकी पार्टी और उनकी पार्टी के नेता और उनके परिवार के ही मान लीजिए जीजा की तरफ से, इसका मतलब कि इच्छा तो कहीं ना कहीं अंदर है, बिना चिराग पासवान की मर्जी के तो ये बयान नहीं आया होगा। बिल्कुल। और दूसरा क्या है, देखिए सौरभ जी, कि उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो बिना उनकी इच्छा के, और दूसरा अपना नंबर बढ़ाने के लिए भी कई लोग करते हैं, चाहे बहुत करीबी नेता हो या रिश्तेदार हो। देखिए हम आपके लिए कितना आगे की बात सोचते हैं, तो ये कहा नहीं जा सकता है, दोनों बातें हो सकती मेरे ख्याल से। अच्छा, दूसरी क्या है कि वो अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और लड़े, तो जैसा मैंने कहा कि निश्चित तौर पर पूरे गठबंधन को और उनकी पार्टी को इसका लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय या संशय नहीं। अच्छा, उन्हें लूज कुछ नहीं करना है, ही हैज नथिंग टू लूज, क्योंकि वो ऑलरेडी केंद्र में मंत्री हैं, सांसद हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव तक तो उसका कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। अगर इवन वस कम वस वो हार भी जाते हैं और उनका गठबंधन पावर में आता है और ये कहा जाता है कि नहीं, चिराग एक नेतृत्व दे रहे हैं, प्रोजेक्ट ऐसा किया जाए जिससे कि गठबंधन को ओवरऑल उनकी पार्टी को लाभ हो, ऐसे में अगर वो लूजर भी होते हैं तो तात्कालिक तौर पर इन चुनाव पे तो असर पड़ेगा नहीं, चुनाव के बाद उनके ऊपर असर पड़ सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर ऐसे नेता जब चुनाव मैदान में उतरते हैं तो अपने के लिए सबसे सेफ और सिक्योर्ड सीट चूज करते हैं, तो लूज करने के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं और उनके आने से फायदा के तौर पे होगा। अब मेरा ये मानना है, थोड़ा सा इस बारे में मेरी अपनी एक अलग राय है कि चिराग पासवान के लिए ये चाहे उनकी सहमति से चाहे बिना सहमति की ये चर्चा छिड़ी गई है, उनका चुनाव मैदान में आने का अगर कोई मन है तो अवश्य आना चाहिए, क्योंकि राजनीति में ऐसा ना हो जाए कि बहुत देर हो कर दी हुजूर आते आते। और इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ राहुल गांधी जी का। आपको याद होगा कि 2011-12 के आसपास स्वयं प्रधानमंत्री तत्कालीन मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि अब राहुल गांधी जिम्मेदारी संभाल ले प्रधानमंत्री की। अगर उस समय पैटर्न चेंज कर दिया गया होता, सारी चीजें, सारे समीकरण, सत्ता के सारे सूत्र गांधी परिवार के पास था, सोनिया गांधी और अहमद पटेल जो तय करते थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसमें कोई छू कर सके, तो आज वो पूर्व प्रधानमंत्री होते। और ये सपना देखना कि कभी वो प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये बातें नहीं होती। और ये बातें तब और मुखर हुई थी जब उन्होंने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अमेरिका यात्रा के दौरान जिस तरह से उन्होंने जो लालू से संबंधित
अयोग्यता का सांसदों के जो बिल था विधायक लोगों के, विधायकों और सांसदों के, उसको पीसीआई में फाड़ दिया था टुकड़े टुकड़े। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आने के बाद कुछ दिनों बाद दोबारा ये बात कही थी कि मैं चाहता हूं कि राहुल ये जिम्मेदारी ले ले। अगर स्ट्रेटजी के तौर पे उन्होंने जिम्मेदारी उस समय ले ली होती तो आज की राजनीति का परिदृश्य पूरे देश में इंटायरली डिफरेंट। तो 2030 और 2025 में सौरभ जी 5 साल का अंतर है, और जी। किसी जीती जागती कौम के लिए और राजनीति के लिए 5 साल बहुत कुछ बनने के लिए और बिगड़ने के लिए बहुत लंबा समय होता है। यदि ऐसी कोई इच्छा है और किसी राजनीतिक नेता का क्षेत्रीय दल, जैसा चिराग पासवान का एक क्षेत्रीय दल है, उनके लिए समय और ये उनकी उम्र, ये सारी चीजें बिल्कुल इसके लिए वाजिब है कि उन्हें चुनाव मैदान में उतरना चाहिए बिहार में। इसके बहुत सारे फलाफल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने तो उनको एक सलाह के तौर पर जैसे लग रहा है बोल दिया है कि भाई आ ही जाओ, यही समय है, सही समय है। अब देखिए वो क्या फैसला लेते हैं, खासतौर पर गठबंधन क्या फैसला लेता है। संतोष जी, जो हम चर्चा कर रहे थे भाई कि अगर गठबंधन तैयार होता है तो इसका असर ज़्यादा किस पर होगा, तेजस्वी यादव पर होगा या नीतीश कुमार पर होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं रहती भी हैं, और नीतीश कुमार पर एक असर तो हम पिछले चुनाव में देख भी चुके हैं चिराग पासवान का। डीए में अगर चिराग पासवान कोई भाजपा नेता बनाती है और नीतीश कुमार साथ रहते हैं तो निश्चित तौर पर एनडीए को मतलब 175 से ज्यादा ही सीट आएगी, कम सीट आने की संभावना नहीं। एनडीए इतना मजबूत गठबंधन है अभी कि एनडीए गठबंधन को सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। बिहार का जो समीकरण है, जो जातीय समीकरण है, जो वोट समीकरण है, कितना भी नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर लोग चर्चा कर लें, कितना भी कुछ बोल लें उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके बीमारी को लेकर के, लेकिन उनके जो वोटर हैं 10 से 15 वो जहां रहेंगे वही वोट देंगे। चिराग पासवान के जो वोटर है वो जहां रहेंगे वहीं वोट देंगे, भाजपा के वोटर जहां रहेंगे वहीं वोट देंगे। तो ये वोट परसेंटेज इतनी ज्यादा है कि आराम से सत्ता 2025 में भी एनडीए की आएगी। लेकिन अगर उसमें से चिराग पासवान 20 की तरह कुछ करते हैं तो नुकसान होगा एनडीए को। नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री आप देख रहे होंगे कि बार बार बोला जाता है कि भाई घोषणा करे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाने की घोषणा किया जाएगा तो नीतीश जी अलग राह अख्तियार लेंगे, तो उसका नुकसान भी एनडीए को होगा। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है एनडीए की एकजुटता। एनडीए अगर एकजुट होगी तभी सत्ता में इस बार 25 में आएगा, सत्ता प्राप्ति होगी और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर सफलता मिलेगी। नहीं तो एंटी इनकम्बेंसी जो है नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर के जो जनरल वोटर है, जो आम चर्चा हो रही है, उसका नुकसान हो सकता है अगर एनडीए एकजुट नहीं रहा तो, और उसका फायदा फिर से तेजस्वी यादव को मिल सकता है। प्रशांत किशोर जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर भी वोट काटेंगे तो किसका वोट काटेंगे? पहले लगता था कि वो 50 मुस्लिम वोट की बात करते थे तो मुस्लिम का वोट काटेंगे, लेकिन जब जब प्रशांत किशोर अब वक्फ बिल संशोधन विधेयक के बाद मुसलमान वोट बटने की संभावना दूर दूर तक नहीं है। अल्पसंख्यकों का वोट एकदम नहीं बटेगा। अब वो इंडिया गठबंधन की तरफ ही जाएगा या आरजेडी की तरफ जाएगा। तो प्रशांत किशोर अब अगर चुनाव लड़ते हैं तो भी एनडीए का ही वोट काटेंगे, ना कि इंडिया गठबंधन का वोट काट पाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रशांत किशोर जी के बारे में बोला जाता है कि वो भाजपा की ही बी टीम है, लेकिन अगर वो खड़ा करते हैं तो उसका फायदा तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को होगा, भाजपा को ही नुकसान होगा, एनडीए को नुकसान होगा। उसी प्रकार चिराग पासवान जो अपने मन से तो कोई उनके पार्टी के लोग बोल नहीं सकते हैं, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कोई नेता अपने मन से अपने बड़े नेता के बारे में कुछ नहीं बोलता है। तो अगर नेता की इच्छा होती है, नेता ही किसी से बुलवाते हैं कि भाई मेरे मुख्यमंत्री के लिए बोला जाए। तो चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं अपनी स्वीकृति दी है, तभी लोग नेता बोल रहे हैं, उनके पार्टी के नेता बोल रहे हैं, उनके बहनोई बोल रहे हैं, उनके ऑफिशियल ट्वीट से आ रहा है बयान, मतलब खिलाफ में अगर कोई बोलता है तो उसके खिलाफ आ रहा है। आपको याद होगा एक बार भीम सिंह ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बता दिया था, और उसके बाद भीम सिंह को मतलब इतनी उनको माफी मांगनी पड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसके बाद मंत्रिमंडल से हटना पड़ा और भीम सिंह जदयू से भी अंत में बाहर हो गए। तो नीतीश जी की इच्छा के विपरीत उन्होंने एक शब्द बोला था तो ये परिणाम हुआ था। तो अभी चिराग पासवान की इच्छा से ही बोला जा रहा है, जो भी बात बोला जा रहा है, मुख्यमंत्री के रूप में चिराग पासवान को बनाने की बात हो रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं चिराग पासवान की इच्छा है, और चिराग पासवान की इच्छा आप जान लीजिए कि चिराग पासवान को भाजपा से कहीं ना कहीं हिंट दिया गया होगा, भाजपा की सहमति होगी तभी चिराग पासवान बोलेंगे, नहीं तो चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़ने वाले नेता नहीं है।
वो मंत्री पद छोड़ करके बिहार की राजनीति में नहीं आ सकते हैं। भाजपा का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी साथ देगी, तभी वो बिहार की राजनीति में एक्टिव होंगे। ऐसे नहीं हो सकते हैं वो एक्टिव। वो जान रहे हैं कि एनडीए के साथ है, तब वो लगातार तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीतने में सफल हुए हैं। वो एनडीए के साथ नहीं रहते, अकेले चुनाव लड़ते तो कहां से चुनाव जीत पाते। चाहे इंडिया गठबंधन से भी लड़ते तो चुनाव जीतना मुश्किल था। एनडीए गठबंधन और उनका गठबंधन मजबूत है और वो चुनाव जीतते रहे हैं। और अभी विधानसभा चुनाव है, तो हो सकता है अपना संगठन को बढ़ाने के लिए या भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी को किनारे करने के लिए चिराग पासवान को आगे कर सकती है। लेकिन नीतीश कुमार जी को कैसे मैनेज किया जाए, भारतीय जनता पार्टी उन्हें कौन सा पद देती है, क्या सम्मान देती है, उस पर निर्भर करता है। नीतीश जी अगर मान जाते हैं तो चिराग पासवान आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर बिहार में दो युवा नेताओं के बीच लड़ाई होगी, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच। और उसमें निश्चित तौर पर चिराग पासवान को फायदा मिल सकता है, एनडीए को फायदा मिल सकता है। एनडीए तो किसी भी हाल में अभी अगर एकजुट रहेगी तो उन्हें सफलता मिलेगी निश्चित तौर पर। बिल्कुल, आपने एक नाम लिया प्रशांत किशोर का, और आपने ये भी बताया कि प्रशांत किशोर वोट जो है वो एनडीए का ज़्यादा काटेंगे। तो एक एंगल तो ये भी हो सकता है कि चिराग पासवान को अगर बिहार में उतारते हैं मैदान में और वो खूब प्रचार प्रसार करते नज़र आते हैं, तो जो ये जो पीके वाला खतरा है कि वो वोट कटवा साबित हो सकते हैं, तो उसको भी संभालने में मदद मिल सकती है। मृत्युंजय जी कैसे देखते हैं इसको? सौरभ जी, प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है उसका रोल मुझे अभी तक जो समझ में आया वो ये है कि अगर वो खुद अपनी पार्टी के सारे कैंडिडेट्स उतारते हैं पूरे 243 सीटों पे, और एक ब्रॉडर जो नुकसान होगा वो मुझे लगता है इंडी गठबंधन को होगा। अच्छा, एक जो बाई इलेक्शंस में आपने देखा होगा 4 सीटों पे बाई इलेक्शन हुआ है, उसमें भी ये चीज निकलकर सामने आई है। दूसरी एक चीज जो निकलकर सामने आई है, उस बाई इलेक्शन के पहले तक लोग ये असेस नहीं कर पा रहे थे ये पार्टी कितनी स्ट्रांग हुई है, इसके कैंडिडेट्स कितने स्ट्रांग होंगे और चुनाव जीत पाएगी या नहीं। लेकिन उन 4 सीटों की बाई इलेक्शन में ही मोटा मोटी ये देखने में और समझने में आ गया है कि पार्टी अभी उस स्तर पे नहीं पहुंची है जहां इसके कैंडिडेट्स चुनाव जीतना शुरू कर दे। तो एक जो आम अवधारणा होती है वो बन चुकी है कि ये पार्टी अब वोट काटेगी जहां कहीं भी जाएगी। कोई भी उस पार्टी की तरफ इस तरह से नहीं देख रहा है कि ये बहुत मेजर सीट्स लाने जा रहे हैं और बहुत मेजर इनका कोई रोल होने जा रहा है सरकार बनाने में। तो उस हिसाब से मुझे लगता है ज्यादातर जो इनके जिस प्रकार के इलेक्टोरल कॉम्बिनेशन भी ये बना रहे हैं, जो ये बोलते हैं कि जैसे पढ़े लिखे लोग या हर समाज के हर तबके से लोग, इन्होंने बहुत स्पेसिफिक फोकस दिया है मुस्लिम कैंडिडेट्स पे, और इनका स्टेटेड प्रिंसिपल है कि वो कम से कम 40 मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारेंगे। मैं ये मानता हूं कि इंडी गठबंधन के अलावा बहुत ज्यादा वोट डिवीजन नहीं होगा अल्पसंख्यक वोट्स का, बट फिर भी जहां कहीं भी कैंडिडेट्स उतारे जाएंगे अगर उस समाज से, और उन लोगों का अपनी अपना पकड़ होता है छोटे छोटे क्षेत्रों में, और ऐसा बहुत कोई कंसर्टेड इफेक्ट समाज का पूरे राज्य में नहीं होता है, तो उन क्षेत्रों में वो जो कैंडिडेट्स जरूर कुछ ना कुछ वोट काटेंगे और वो इंडी गठबंधन का वोट होगा। तो मुझे लगता है कि अभी उनका मोटा मोटी यही एनालिसिस है मेरा प्रशांत किशोर जी का। दूसरा, चिराग पासवान के तौर पर हाँ मुझे ये जरूर लगता है कि थोड़ा सा चिराग पासवान एक चीज अच्छी क्या कर पाए हैं, जो उनकी पार्टी थी वो पहले मुख्यतः एक वर्ग या एक जाति की पार्टी के तौर पर देखी जाती थी। जब भी हम लोजपा की बात करते हैं, अभी थोड़ा सा मैं ट्रांजिशन जो होते हुए देख रहा हूँ कि एक नया वोट वर्ग है जो युवाओं का वोट वर्ग है, क्रॉस कास्ट, उसमें थोड़ी सी पैठ पड़ी है चिराग पासवान की। मैं देखता हूं कि दूसरी जातियों के युवा या दूसरे वर्गों के युवा भी चिराग पासवान को एक तरह से थोड़ा सा पसंद करते हैं। तो एक वो पेनिट्रेशन हुआ है, उस ख्याल से मुझे लगता है कि हाँ जहां कहीं भी, मैं फिर से वही कह रहा हूं कि चिराग पासवान का जो बेस्ट स्टेटेड रोल हो सकता है इस चुनाव में एनडीए गठबंधन के लिए भी और उनकी पार्टी के लिए भी, वो ये कि इनको एक नेता के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाए जो भी और अन्य युवा नेता हैं दूसरे साइड से प्रदेश में, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे वो कांग्रेस के कन्हैया हो। इस प्रकार से क्या होगा कि एनडीए की तरफ से एक युवा चेहरा जो इन लोगों को कंपीट कर रहा है, तब क्या होता है कि आपके जो अपने बड़े चेहरे हैं, चाहे बीजेपी के जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं या इनके जो नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री पद के दावेदार, वो इस कंपटीशन से ऊपर दिखने लगते हैं। वो दिखने लगते हैं कि ये काफी बड़े नेता है। तो इस कद का नेता आपकी पार्टी में नहीं है अभी। आपकी पार्टी के नेताओं का सामना करने के लिए हमारे पास एडिशनल युवा चेहरे हैं, वो सबसे बेटर यूज आएगा। दूसरा, प्रशांत किशोर जी का एक और चीज जो मुझे लगती है, और वो पिछले दिनों जो गांधी मैदान की रैली थी उससे बहुत क्लियर, देखिए एक बहुत अच्छा मूवमेंट है, मैं मानता हूं उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है पिछले 2-3 साल, बहुत घूमे हैं, लोगों से कनेक्ट किए, सही मुद्दों पे बात की,
लेकिन एक जो मुझे गलती लगती है वो ये है कि इस मूवमेंट को बहुत तेजी से खड़ा करने के चक्कर में इसको बहुत कॉर्पोरेटाइज या बहुत कमर्शियलाइज कर दिया गया है। और मुझे जानकारी है कि उनके आसपास करीब जितने भी आप लोग देखेंगे खड़े रहते हैं, उसमें से 95% लोग सैलरीड, किसी न किसी प्रकार से उनको तो एक मंथली जैसा सैलरी दी वो जाती खाली है। ये उनका स्ट्रक्चर है, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता कि वो सही है गलत है, लेकिन जब आप लोगों को एक सैलरी से कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर से जोड़ने लगते हैं, तब वो जो इफेक्ट आता है, आपकी जो फॉलोइंग आती है, आपके जो एक कार्यकर्ता कैडर होता है जो असली में जाके इलेक्शन में उसको वोट पे कन्वर्ट करे, वो नहीं हो पाएगा। वो सैलरीड क्लास, वो कॉर्पोरेटाइज क्लास, वो कभी नहीं कर पाएगा। और उसी का परिणाम आप देखिए, जो गांधी मैदान की रैली भी थी जिसका कितना हल्ला किया गया, 10 लाख लोग आ रहे हैं, और देखिए किस प्रकार से वो फेल हुई। और वो एक सिंपल मैनिफेस्टेशन है इस पूरी बात का कि ये जो मूवमेंट इन्होंने चलाया है, इसको जमीन से ना जोड़ के, इसको वैसे लोगों से ना जोड़ के जो एक्चुअली इसमें जुड़ना चाहते हैं, वैसे लोगों से जोड़ा गया है जो प्रोफेशनल्स हैं। यू नो, ज्यादातर लोग छोटी मोटी सैलरी के लोग में भी इनके साथ जुड़े हुए हैं कि ठीक है, किसी प्रकार से थोड़ा बहुत सैलरी भी आती है, मैं काम भी कर लेता हूँ। तो एक जॉब की तरह देखने लगे हैं इस मूवमेंट के बहुत सारे लोग। और उस कारण से मुझे लगता है कि जो फाइनल इलेक्शंस होगा और उसमें जो वोट कन्वर्जन की बात आने लगेगी, तो जहां इंडिविजुअल कैंडिडेट्स हैं जिनका अपना खुद का कुछ वोट बैंक है, तो उन्हें अगर प्रशांत किशोर सिंबल देते हैं तो वोट्स ला पाएंगे। लेकिन पार्टी के सिंबल पे सिर्फ जो वोट की जब बात आएगी, तो मुझे अभी बहुत डाउट है कि उसमें जन स्वराज पार्टी बहुत कुछ कर पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज़ मैंने देखी, चिराग पासवान की स्ट्रेटजी जो है वो माना जा रहा था कि 2030 के लिहाज से है, और ये भी कहा जा रहा था कि वो सभी 38 ज़िलों में चुनाव लड़ना चाहते हैं, यानी कि सभी 38 ज़िलों में कम से कम एक एक सीट उनको मिले। वो इस तरह की डिमांड रख रहे हैं एनडीए के सामने। तो कहा जा रहा था कि भाई ये तो 2030 के लिहाज से था कि भाई अभी 38 सीटों पर लड़ेंगे, 38 सीटों पर प्रभाव बनेगा, पर अब उनकी चर्चा ये भी, अगली 38 सीटों वाली स्ट्रेटजी जो है इंदुकान जी, इसको कैसे देख रहे हैं? सौरभ जी देखिए, जो चर्चा का मूल विषय आज है चिराग की नेतृत्व और चिराग के चुनाव मैदान में आने को लेकर के, वो सीधा उससे जुड़ा हुआ यह मसला है। जो भी ये देखना चाहता है कि कल हम इस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे या इस राज्य का नेतृत्व करेंगे, उसे ये होना चाहिए रणनीतिक तौर पर और हृदय से, हार्दिक तौर पे भी, कि पूरे राज्य को हम रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे 2% वोट, चाहे 10% वोट, चाहे 5% वोट, चाहे 50% वोट, राज्य के हर क्षेत्र से मिले। और जैसा भी मृत्युंजय जी ठीक कह रहे थे कि उनके अपने व्यक्तित्व के कारण, क्योंकि वो फिल्म लाइन से आए हैं, फिल्म के प्रति हमें बहुत एक ग्लैमर रहता है, बहुत उनके साथ जुड़ाव रहता है युवाओं का और आज की पीढ़ी का। तो और उनकी बातचीत का जो स्टाइल है, जो उनका तरीका है, जो लोगों से व्यवहार है, वो बिल्कुल अलग है। तो ऐसे में उनको एक नेता के तौर पे और वर्गों के लोग भी देखते हैं। और ये कारण है कि धीरे धीरे जो एक पर्टिकुलर कास्ट की राजनीति उनके पिता करते थे, उनकी पार्टी करती थी, उससे अपने को अलग करने का भी प्रयास चिराग ने किया है और करना चाहिए। इससे उनकी अपनत्व, उनकी स्वीकार्यता बाकी वर्गों में, बाकी जातियों में भी होगी, और फिर उन्हें जो उनकी इच्छित योजना है उसमें कामयाबी हासिल करने में सफलता मिल सकती है। मैं एक बात और जोड़ना चाहता था, पिछली बात में मैं छूट गया था। जी। देखिए, आपने तेजस्वी वर्सेस अदर लीडर्स और चिराग की बात कहा। निश्चित तौर पे जो नई पीढ़ी वहां पे आ रही है चुनाव मैदान में, जिसमें कन्हैया भी हैं, अपने को बड़ा नेता समझते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी राजनीति की जो शुरुआत की जेएनयू से, उसके कारण उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे इलाकों में बहुत से लोग उनको देश के साथ, राष्ट्र के साथ जोड़ कर नहीं देख पाते हैं। शायद कब देख पाएंगे, ये भी बड़ा संकट उनके लिए हमेशा रहेगा, क्योंकि वो चीजें बीजेपी दिखाती है और लोगों ने देखा, उसमें काफी उसका प्रचार प्रसार हुआ था। उसके बाद तेजस्वी वर्सेस अगर चिराग होता है, तो लोग ये देखते हैं कि एक ही पीढ़ी के दो नेता हैं। एक किस तरह का व्यवहार करता है, एक किस तरह का व्यवहार करता है, एक कितना पढ़ा लिखा है, एक कैसा पढ़ा लिखा है, एक कितना संयमित व्यवहार करता है, एक कितना बिल्कुल जट टाइप के व्यवहार करते हैं, जो मैं उचित नहीं समझता हूँ कि कई लोग नाराज भी हो जाएंगे, लेकिन तौर तरीका जो लालू की सी पॉलिटिक्स करने के लिए तेजस्वी करते हैं और पीछे से उनको ट्यूटर किया जाता है, वो कम से कम मैं मानता हूं कि चिराग के साथ नहीं है। तो इसी तरह से प्रशांत किशोर की जहां तक बात कर रहे थे मृत्युंजय जी, मैं उसमें और चीजें जोड़ना चाहूंगा। देखिए, प्रशांत किशोर जी ने राजनीति की शुरुआत की उसी तरह से, ठीक जैसे दिल्ली में किया था अपने अरविंद केजरीवाल ने, कि हम हर अलग तरह की राजनीति लेकर के। लेकिन जब मुस्लिम का मुद्दा आया, जब जाति का मुद्दा आया, तो प्रशांत किशोर फिसलते चले गए एकदम शुरुआती दौर में ही।
और उसी तरह की तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसी लालू की पार्टी और बाकी पार्टियां देश की राजनीति में करती रही, मेन स्ट्रीम पार्टी। तो फिर क्या अलग हुआ? और ठीक कहा मृत्युंजय जी ने कि बहुत से लोगों ने उनका ग्राफ बहुत बढ़ा के देखा, क्योंकि देखिए प्रशांत जी अपने को प्रोजेक्ट करना जानते हैं, मीडिया में अपने इंटरव्यूज देना जानते हैं, मीडिया में स्पेस लेना जानते हैं, इसी के वो खिलाड़ी रहे हैं, लोगों को दिलवाते रहे, अब अपने लिए ले रहे हैं, चाहे पैसे से लेना है, चाहे तरीके से लेना है, चाहे बयान से लेना है, इसके वो एक्सपर्ट है, मास्टर है। लेकिन ये चीजें कुछ दूर तक काम करती हैं, इसी से पूरी राजनीति आप कर लें ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल, तो अब ये अब चीज़ें चीजें वोट धीरे-धीरे दिलवा एक्सपोज पाएंगे कि होने नहीं लगी। पाएंगे, ये बात की बात है, इसके लिए अभी कुछ बिल्कुल। कहा नहीं जा सकता है। ठीक कह रहे हैं आप जी। तो संतोष जी, ऐसे में मेरा ये मानना है, जी, ऐसे जी। में मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर की राजनीति वोट कटुआ की ही राजनीति है अभी, और आने वाले कम से कम 1-2 चुनाव तक वही राजनीति रहेगी। हाँ, अपनी सीढ़ियों से अगर नहीं इतनी तेजी से फिसलेंगे तो एक बड़ी लकीर खींच सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वोट के चक्कर में, ज्यादा वोट लेने के चक्कर में वो सिद्धांतों से, सोच से फिसलते जा रहे हैं बड़ी तेजी से, तो जिस तरह से उठने की कोशिश कर रहे हैं उससे ज्यादा तेजी से वो फिसल कर 0 पे आ जाएंगे, ऐसी भी हमको आशंका लगती है। ऐसे में चिराग का सामने आना, निश्चित तौर पे जो आपने सवाल उठाया था, एक तेजस्वी के नेतृत्व को पूरे प्रदेश में लोगों की नजरों में एक बड़े चुनौती के तौर पर भी दिखा सकता है, प्रेजेंट कर सकता है। जी बिल्कुल। संतोष जी, चिराग पासवान पे वापस आते हैं। चिराग पासवान की जो ये स्ट्रेटजी है कि 38 सीटों पर, एक एक सीट पर हम लड़ें, और पहले माना जाता है कि 2030 में वो खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। वो बात अलग है कि अब 2025 की बात आ गई है, तो 2030 के लिहाज से जो इनकी स्ट्रेटजी थी, भाई 38 जिलों पर लड़ें, एक एक सीट पर भले लड़ें, पूरे प्रदेश में अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास करें, तो अब क्या लगता है आपको, ये कितना मुफीद है? लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नीतीश जी अगर गठबंधन में तो उन्हें 38 सीट मिलने जा रही है। बहुत ज्यादा सीटें मिलेगी तो 25 से 30 सीट के बीच उनको सीटें मिलेगी, जी, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई आधी सीटों पर जनता दल अपनी तैयारी कर रही है, बाकी आधी सीटों पर एनडीए के बाकी घटक दल को भाजपा समझे। उन्होंने अल्टीमेटम दिया, उसके बाद आनंद फानंद में सभी नेता मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे, नित्यानंद राय जी, प्रदेश अध्यक्ष, सब लोग। तो नीतीश जी अपनी जीत पे अड़े हुए हैं, और हमेशा नीतीश जी सीटों के मामले में कभी समझौता नहीं करते हैं। हाँ, 5-10 सीट और घटा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी ज्यादा से ज्यादा सीट लड़ना चाहती है। तो अगर नीतीश जी मान लीजिए 100 सीट पे भी आते हैं घट करके, तो 100 सीट पर आते हैं तो बच जाता है 143 सीट, उसमें 100 सीट भाजपा भी लड़ेगी। उसके बाद चिराग पासवान हो गए, जीतन राम मांझी हो गए, उपेंद्र कुशवाहा हो गए, तो कहाँ से सीटें मिल पाएगी सबको? हाँ, बिल्कुल। अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी अगर और ज्यादा सीटें अपनी छोड़ देती है, भारतीय जनता पार्टी 75 सीट पे ही लड़ेगी, तो ज्यादा सीटें दी जा सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करेगी। और भारतीय जनता पार्टी की इच्छा है बहुत दिनों से कि बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री हो। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को आगे करके देख लिया, लगातार 20 वर्षों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, और उससे पहले 2000 में भी बना करके मुख्यमंत्री देख लिया था। तो अब भारतीय जनता पार्टी, मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके फिर एक नया चेहरा को बिहार की राजनीति में आगे कर देगी, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा पिछलग्गू बन के रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि चिराग पासवान को मोहरा बना करके केंद्र बिहार की सत्ता पे भारतीय जनता पार्टी का डायरेक्ट कब्जा हो, जो कि 20 में प्रयास किया गया था जिसमें सफलता नहीं मिली। 25 में भी प्रयास किए भारतीय जनता पार्टी की वही होगी कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो। नीतीश जी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि भाई भाजपा का अपना मुख्यमंत्री हो। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को सीधे तौर पर एनडीए का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेगी या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहेगी। सीधे तौर पर कभी नहीं कहेगी। अगर सीधे तौर पर वो चिराग पासवान को जैसे ही आगे करेगी, नीतीश कुमार अगर विधक जाएंगे तो 5% वोट के चक्कर में नीतीश कुमार का 15% वोट न छिटक जाए, और फिर एनडीए इंडिया गठबंधन मजबूत ना हो जाए। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई काम नहीं करेगी, मुझे लगता है, जिससे कि एनडीए को नुकसान हो। हाँ, चिराग पासवान को बैकडोर से भले आगे कर सकती है कि भाई आप अपना गठबंधन से अलग होकर के लड़िए, चुनाव के बाद फिर अपना देखा जाएगा। तो वो चुनाव लड़ सकते हैं, किसी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, और करके वो आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि चिराग पासवान के पास अभी खोने के लिए क्या है? केंद्र में मंत्री पद है ही, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ही। भारतीय जनता पार्टी की अगर सहमति हो जाएगी
कि चुनाव के बाद फिर मंत्री बना दिया जाएगा, तो इस्तीफा दे करके बिहार की राजनीति में घुस सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और फिर नीतीश जी को शिकस्त मिल सकती है। लेकिन एक बात जान लीजिए, भाजपा के जो वोटर है बिहार, जो खासकर जो वोटर है भाजपा के, वो नीतीश जी को लाइक नहीं कर रहे हैं, नीतीश जी को वोट जो कि नहीं देंगे। वो वोट दूसरे तरफ ना शिफ्ट हो जाए, जो नाराज वोटर हैं वो कहीं आरजेडी की तरफ ना शिफ्ट हो जाए। इसलिए चिराग पासवान अगर खड़ा होते हैं तो जो नीतीश जी से नाराज वोट है वो चिराग पासवान की तरफ शिफ्ट हो, प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट हो। तो इससे है कि इंडिया गठबंधन कमजोर होगा और एनडीए के घटक दल मजबूत होंगे। तो कहीं ना कहीं नीतीश जी को कमजोर करने की 20 के चुनाव की तरह रणनीति मुझे लगता है ये एनडीए में चल रही है और यही वजह है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित नहीं किया जा रहा है, जबकि उनके बेटे भी बोल रहे हैं, पार्टी के नेता भी बोल रहे हैं। मतलब जनता दल कार्यालय में बड़ा सा बैनर लग गया, 25 से 30 फिर से नीतीश। फिर इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं कर रही है। ये कहती है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा यह चुनाव के बाद तय होगा। तो इस बात को लेकर एनडीए में खींचतान चल रही है। लेकिन एक बात जान लीजिए, नीतीश जी मुख्यमंत्री पद से कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर वो सोच रहे हैं तो लास्ट तक वो मुख्यमंत्री पद के पर ही रहेंगे और चुनाव के बाद अगर उन्हें नहीं बनाया जाएगा तो फिर वो आरजेडी के साथ जा सकते हैं। बिल्कुल, आपने तमाम संभावनाओं का जिक्र कर दिया है जो बिहार में आने वाले वक्त में देखी जा सकती है, मगर फिलहाल जो चिराग पासवान की एंट्री कैसी होगी, उसको लेकर कितने जोखिम हैं, वो आप तीनों ही समझदार लोगों ने हमारी जनता को समझाने का प्रयास किया। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। बाकी बिहार है और बिहार की बात में ऐसी राजनीतिक चर्चाएं लगातार हम करते रहेंगे। चिराग पासवान की एंट्री की बात हो रही है कि भाई चिराग पासवान क्या चेहरे के तौर पर आएंगे या तेजस्वी यादव के ग्राफ को कम करने के लिए आएंगे या नीतीश कुमार पर एक दबाव बनाने का प्रयास रहेगा। ऐसी तमाम संभावनाएं हैं, किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जो होगा भविष्य में होगा और जो होगा आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।